Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज मैं आपको बता रही हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट बुक, यानी कि हमारी पांचों यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चंस आपको हाफ ईयरली में भी हेल्प करेंगे, प्री बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे, बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे। टोटल 25 क्वेश्चंस बता रही हूँ, 25 टॉपिक्स बता रही हूँ। ये देखो जितने भी क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब है इन क्वेश्चंस की प्रॉपर लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है बट समझ ही नहीं आता क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो इन क्वेश्चंस की बहुत ही तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करनी है, प्रॉपर शेड्यूल बना के देखने हैं, कर्व्स बना के देखने हैं, फ्लो चार्ट्स बना के देखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में आती है हमारी फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम। ये यूनिट हमारे पास में टोटल 10 नंबर की है, मैक्रो हमारी 40 नंबर की है, तो नेशनल इनकम हमारे पास में 10 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास में 7 क्वेश्चंस है पूरी यूनिट के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन कर दो 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, जहां पर हमारे पास में एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। उसमें हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना है, प्रॉपर फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेन करोगे। साथ में एक क्वेश्चन और बन जाता है, इसी से रिलेटेड है, इंटरसेक्टोरल फ्लोज। याद है ना, मनी फ्लोज हम लोगों ने पढ़ा था, रियल फ्लोज पढ़ा था। तो ये पूरा क्वेश्चन फ्लो चार्ट की हेल्प से। सेकंड हमारे पास में क्वेश्चन बनता है कन्वर्जन वाला। याद करो मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर 3 तरह के कन्वर्जन सिखाए थे। एक कन्वर्जन सिखाया था मैंने आपको ग्रॉस और नेट का, सेकंड सिखाया था डोमेस्टिक का, और साथ में था नेशनल, और थर्ड कन्वर्जन हम लोगों ने करा था फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस का। तो ये तीनों कन्वर्जन्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इन कन्वर्जन से कुछ भी फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में नेशनल इनकम गिवन है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, क्वेश्चन आपसे पूछता है डेप्रिसिएशन निकाल कर बताओ। ये क्वेश्चन पिछली बार भी बोर्ड्स में आया था। तो कन्वर्जन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थर्ड आता है बहुत इंपॉर्टेंट रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये मैंने आपको थर्ड चैप्टर के अंदर कराया था, तो इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। फोर्थ हमारे पास में आता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, सिर्फ इसका मीनिंग अगर आपकी बुक में नहीं है तो मैंने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ाया है, अच्छे से देख लेना कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। साथ में एक टॉपिक आपकी बुक में और गिवन होगा जीडीपी एंड वेलफेयर, कि कैसे रियल जीडीपी से हमें हमारी कंट्री के वेलफेयर का पता चलता है, और इसी के साथ में इसकी लिमिटेशंस भी। फिफ्थ हमारे पास में आता है भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड से बड़ा क्वेश्चन बनता है, वैल्यू एडेड मेथड जो फर्स्ट वाला मेथड है उससे छोटा क्वेश्चन बनता है। तो तीनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ में तीनों मेथड्स के प्रिकॉशंस भी याद करना है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई 4 नंबर का न्यूमेरिकल करना है, 2 मार्क्स के अंदर आपको प्रिकॉशंस बताने हैं। नेक्स्ट आता है हाउ विल यू ट्रीट द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ स्टेटमेंट गिवन होगी, कोई आइटम गिवन होगा, और क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इस आइटम को आप कैसे ट्रीट करोगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम पर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन गिवन है कि लॉयर को फी दी है, इसे कैसे ट्रीट करोगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में, या फिर रेंट पे करा है, इसे कैसे ट्रीट करोगे। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। कोई फॉरेन टूरिस्ट है, वो हमारे यहाँ पर आके शॉपिंग कर रहा है, इसे कैसे ट्रीट करोगे नेशनल इनकम की अकाउंटिंग के अंदर। तो इस तरह की क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करना। चैप्टर नंबर 3 जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, उसी के अंदर जो आपके पास में बैक एक्सरसाइज है ना, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस है, तो एक बार इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करना। और लास्ट है डिफरेंस। देखो डिफरेंस फर्स्ट है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। यहाँ पर डिफरेंस से मतलब है कि आपको डिफरेंस तो याद करना ही है, 3-3 4-4 पॉइंट्स तो याद करने ही है। साथ में आपको इनका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम में गुड्स लिखा है और पूछा ये फाइनल गुड होगा या इंटरमीडिएट गुड होगा। तो पहला हो गया भाई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है, आपको बताना है ये कैपिटल गुड है या कंजम्पशन गुड है। तो कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट, कुछ भी आइटम हमारे पास में गिवन है, पूछता है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है। और लास्ट है कुछ भी पर्सन गिवन होगा उसके लिए पूछेगा ये नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा इंडिया का या फिर नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझना है, साथ में डिफरेंस के लिए हमें 3-3 4-4 पॉइंट्स याद करने हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिट 1, सिर्फ 7 क्वेश्चन है हमारे पास में। देन सेकेंड यूनिट हमारे पास में आती है मनी एंड बैंकिंग। इस यूनिट का वेटेज है 6 मार्क्स। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में कुछ भी अंदर का बहुत डीपली याद नहीं करना है, सिर्फ फंक्शंस के आपको नाम पता होने चाहिए। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, सिर्फ नाम पता होने चाहिए, सिर्फ नाम देख लेना।
सेकंड क्वेश्चन बनता है सप्लाई ऑफ मनी होता क्या है, मनी सप्लाई क्या होता है। और मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए हमारे कोर्स में एक ही इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज M1 मेजरमेंट। तो M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई पता होना चाहिए, क्या होता है, C प्लस DD प्लस OD, ये याद रखना है। साथ में हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी, हमारी कंट्री में मनी की कौन सप्लाई करता है, तो एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है कमर्शियल बैंक्स और तीसरा है हमारी गवर्नमेंट। छोटा सा क्वेश्चन है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स विद न्यूमेरिकल एग्जांपल। हमारी कंट्री के जो कमर्शियल बैंक्स है वो किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करते हैं, कंट्री में मनी सप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना है। मैंने बहुत ही तरीके से आपको ये एक्सप्लेन करा है, तो नोट से आप प्रिपेयर कर सकते हो, आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह से एग्जाम में लिख कर आना है। साथ में CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर दोनों में कैसा रिलेशन होता है। देखो हमें पता है CRR और क्रेडिट मल्टीप्लायर में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। क्वेश्चन गिवन होगा कि भाई दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, आप एक्सप्लेन करो कि कैसे नेगेटिव रिलेशन है। तो आपको एक प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके इस रिलेशन को एक्सप्लेन करना है कि मान लो CRR 10 हम लोगों ने ले लिया, 10% है, तो आपका क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, CRR 20% लिया है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना आ रहा है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन करना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शंस। देखो सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी फंक्शन लिखा हुआ आ सकता है, आपको उस फंक्शन को एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि सारे के सारे फंक्शंस को आप एक्सप्लेन करो, एक दो फंक्शंस गिवन होंगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। उसमें भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं तो एक है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, एक है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स की नोट्स भी इशू करता है, और एक है बैंकर टू द गवर्नमेंट, हमारा RBI हमारी गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो सारे फंक्शंस अच्छे से करने हैं। अच्छा देखो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है RBI वो किस तरह से कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो बहुत सारी चीजें थी ना, बैंक रेट होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR वगैरह। तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो यहाँ पर कर लो या फिर इस क्वेश्चन को आप थर्ड यूनिट के अंदर कर लेना। थर्ड यूनिट में भी जो हमारा प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड वाला चैप्टर है उसमें भी सेम टॉपिक है, तो चाहे यहाँ करो चाहे वहां करो, एक जगह तो करना ही है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। थर्ड यूनिट की बात करें तो देखो थर्ड यूनिट हमारे पास में 12 मार्क्स की है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट का वेटेज सबसे ज्यादा है। पहला क्वेश्चन बनता है या तो कंजम्पशन फंक्शन पर क्वेश्चन आएगा या फिर सेविंग फंक्शन पर क्वेश्चन आएगा। पेपर इजी है, कंजम्पशन फंक्शन पूछ लेगा, पेपर टफ है, आपसे सेविंग फंक्शन पूछ लेगा। आसान है, कंजम्पशन फंक्शन से ही सेविंग फंक्शन निकलता है। तो होता क्या है, प्रॉपर शेड्यूल भी बनाना है, प्रॉपर कर्व्स भी बनाने, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और इनसे रिलेटेड मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए थे। देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ADAS वाले चैप्टर से है, ध्यान है ना, हमारा चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करे, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो एक बार उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, याद करो कंट्री में इक्विलिब्रियम कब होता है, जब ADAS दोनों इक्वल हो या फिर जब सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्या हो अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो या फिर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हो, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो या फिर इन्वेस्टमेंट से कम हो। मतलब इन दोनों सिचुएशन के अलावा अगर कुछ हो जाए तो उस सिचुएशन में कंट्री में क्या होगा। तो थोड़ा सा हॉट टाइप का क्वेश्चन है, मैंने एक्सप्लेन करा है, नोट्स के अंदर अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है, के क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, और इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भाई इन्वेस्टमेंट में अगर थोड़ा सा चेंज आया तो उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आएगा। तो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। और याद करो एक रिलेशन था MPC और MPS का, क्या रिलेशन होता है मल्टीप्लायर के साथ में यानी कि के साथ में। तो MPC का पॉजिटिव रिलेशन होता है, MPS का नेगेटिव रिलेशन होता है, ये पता है। इसे कैसे आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करोगे, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। फिर क्वेश्चन आता है कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों नहीं पूछे जाएंगे, या तो एक्सेस डिमांड का आएगा या फिर डेफिशिएंट डिमांड का आएगा। एक्सेस डिमांड क्या है, यानी कि इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, चाहे इन्फ्लेशनरी गैप हो चाहे एक्सेस डिमांड हो। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप होता क्या है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, जो पूछा जाएगा साथ में आपको उसके कॉजेस भी याद करने हैं कि क्या क्या कारण होते हैं और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मतलब उसका हमारी
हमारी कंट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कि डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेस हैं और इसका हमारी कंट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट मैंने बताया था ना कि इस क्वेश्चन को या तो आप मनी एंड बैंकिंग में करो या फिर आपको चैप्टर नंबर 3 में करना पड़ेगा। एक जगह तो करना ही है कि किस तरह से हम डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिफ्लेशनरी गैप या फिर एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप, दोनों में से किसी का भी बन सकता है, इन दोनों की प्रॉब्लम को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, बैंक रेट के थ्रू, रेपो रेट के थ्रू, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, सीआरआर और एसएलआर के थ्रू, और लास्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे पास में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम किस तरह से डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। साथ में याद करना, यहाँ पर एक चीज और बता रही हूं, ये तो मॉनेटरी मेजर्स है, ये सारे काम कौन करती है, आरबीआई करता है। हमारे पास में 4 फिस्कल मेजर्स भी थे। ये फिस्कल मेजर्स किसके होते हैं, सरकार के होते हैं, गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी के होते हैं। तो 4 फिस्कल मेजर्स भी थे, वो चारों फिस्कल मेजर्स भी देख लेना। तो ये पूरा हो गया हमारी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देन 4th यूनिट हमारे पास में आती है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। 6 नंबर की है ये यूनिट और इस यूनिट में हमारे पास में सिर्फ एक चैप्टर है। पहला क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे ना, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछे जाएंगे, कोई एक या दो ऑब्जेक्टिव्स आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सारे ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखो डिफरेंस के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है, कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है। डिफरेंस के पॉइंट्स भी याद करने हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में मान लो कुछ रिसीट्स गिवन है, क्वेश्चन आपसे पूछता है बताओ रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है। सेम ऐसे ही आपके पास में एक्सपेंडिचर गिवन होगा, क्वेश्चन पूछेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, साथ में आपको डिफरेंस के लिए पॉइंट्स भी याद रखने हैं, 2-2, 3-3 पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको नोट्स में कराए हैं। और लास्ट में याद करो, मैंने इस चैप्टर में आपको डेफिसिट सिखाया था, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दो। फिस्कल डेफिसिट का क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर दो। टोटल रिसीट्स में हमें क्या नहीं लेना था, अदर देन बोरोइंग्स। और प्राइमरी डेफिसिट तो आसान सा था, जो फिस्कल डेफिसिट का आंसर आया है उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो। तो देखो ये फॉर्मूला तो मैंने यही करा दिए, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इन तीनों के इंप्लीकेशंस, तो देखो इंप्लीकेशंस आपको 2 के याद करने, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट के, एक फिस्कल डेफिसिट के। जो फिस्कल डेफिसिट के इंप्लीकेशंस होते हैं वो सेम इंप्लीकेशंस किसके होते हैं, प्राइमरी डेफिसिट के भी होते हैं। तो ये 4th क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, तीनों के फॉर्मूलाज याद रखने हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हल्की फुल्की प्रैक्टिस करनी है। अभी मैंने जब गवर्नमेंट बजट पढ़ाया था तो लास्ट वीडियो के अंदर हर टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा दिए, एक बार उन क्वेश्चंस को देख लेना और तीनों के इंप्लीकेशंस मतलब 2 के इंप्लीकेशंस। लास्ट यूनिट हमारे पास में आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अगेन 6 मार्क्स की है। इस यूनिट में 2 ही चैप्टर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बीओपी। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करी जाती है। तो प्रॉपर आपको कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन बनता है भाई मैनेज फ्लोटिंग क्या होता है, इसी को हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। थर्ड हमारे पास में एक डिफरेंस आता है कि ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस है, बीओपी वाले चैप्टर में आपको मिलेगा। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस है। बीओपी के अंदर भी जो करंट अकाउंट होता है उसके कंपोनेंट्स याद होने चाहिए। और फिफ्थ डिफरेंस है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने आपको पूरे 25 टॉपिक्स बता दिए, इन 25 क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लो, आपकी मैक्रो मोस्टली कवर हो जाएगी, आपकी हाफ ईयरली में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है कि इन क्वेश्चंस की तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करना, प्रॉपर शेड्यूल बनाना आना चाहिए, कर्व बनाना आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन कौन से कीवर्ड्स है जो लिखने ही है, किस तरह से हाईलाइट करना है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंप्लीट इंडियन इको के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगी, सो इन्हें अच्छे से पढ़ के रखना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।